मित्रों नमस्कार। आज हम ऐसे गूढ़ विषय के बारे में बात करेंगे जो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि किस्मत और मेहनत सबके साथ होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनकी किस्मत उनका बहुत साथ देती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते या परिणाम बहुत ज़रा सा प्राप्त कर पाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग यही रोते हुए आपको दिखते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन मेरी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। और हमसे भी गया गुजरा व्यक्ति जो किसी लायक नहीं था, आज देखिए वो बुलंदियों पे पहुंच गया है। ये सबके साथ घटित होता है। आज हम उसी विषय पर कुंडली के अनुसार बात करेंगे और वह विषय ये है कि आप जानते हैं कि जीवन में लगभग प्रत्येक व्यक्ति शादी जरूर करता है। कुछ लोगों की शादी के बाद भाग्योन्नति होती है और आर्थिक उन्नति और तेज़ी से होती है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद वो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं, उनकी भाग्य काम नहीं करती, आर्थिक स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो आज की इस कुंडली में मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकली रूप से कॉन्सेप्ट सहित ये समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप भी बहुत आसानी से बिना किसी की मदद लिए हुए ये देख सकते हैं कि वास्तव में शादी के बाद आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी, होगी तो वह कितनी होगी। मैं आगे चल करके आपको चार्ट के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा, तरह तरह की कुंडलियां लेकर के, कि वास्तव में शादी के पश्चात आपकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे या वास्तव में आप रसातल की ओर जाएंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम पंडित राज है और ये मेरा YouTube चैनल है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे ये तो पता चलता है कि आप वीडियो देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि क्यों आपने, और आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक प्रकार से आपको फंडामेंटली कुछ समझाने के लिए एक चार्ट लगाया हुआ है जिसमें सभी भाव लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 12वां भाव तक लिखा हुआ। इसमें प्रथम भाव कहे का है, दूसरा कहे का है, तीसरा, लेकिन आपको मुख्य रूप से सप्तम भाव देखना है जहां पर पत्नी भाव लिखा हुआ है। कुल मिलाकर सप्तम के सिवा इसमें नवम भाव देखना है जो भाग्य का है, क्योंकि हम आपके पत्नी से भाग्य को ही देखना चाहते हैं। और 11वां भाव देखिएगा जहां इनकम या आय लिखी हुई है। इन्हीं भावों को लेकर के आज हम विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि शादी के बाद आपका भाग्य कितना साथ देता है, आपकी इनकम कितनी बढ़ती है। इसीलिए मैंने केवल आपको सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, मतलब 7वां भाव शादी का भाव और 9वां भाव आपका भाग्य का और 11वां भाव आपकी इनकम का, इन तीनों को जोड़ करके, और मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा कि किसी भी कुंडली पर केवल कोई आपको लग्न बस बता दे कि मेरी ये है, तो आप पहले से ही बता देंगे कि भाई शादी के बाद तुम्हारा क्या होने वाला। आपको कोई ग्रह दशा को देखने की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और वास्तव में आप देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सत्य निकलेगा। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और मेरा दोबारा आपसे फिर निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक कुंडली के उदाहरण से मैं सब कुछ समझाने की कोशिश। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली ली है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि धनु लग्न की ही क्यों ली है, दूसरे की क्यों नहीं ली अन्य लग्न की। मित्रों, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप रट्टा मारेंगे तो मैं दुनिया भर के योग बता सकता हूँ कि इसके साथ ये बैठे, इस ग्रह की युति इस ग्रह से हो तो ये होगा वो, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि वास्तव में मैंने धनु लग्न की ही कुंडली क्यों ली है। मैं और भी किसी लग्न की कुंडली ले सकता था। ये आप धनु लग्न की कुंडली देखते हैं। इसके सप्तम भाव का स्वामी कौन है, जहाँ 3 लिखा हुआ है, बुध उसका स्वामी होता है। और नवम भाव का कौन स्वामी होता है, जहाँ 5 लिखा हुआ है, सिंह, और उसका स्वामी शूर होता है। दोनों को मैंने दिखाया है। आपने सभी कुंडलियों में ये देखा होगा
कि जो भी कुंडली होती है, चाहे वह किसी भी लग्न की क्यों ना हो, वह कुंडली में हमेशा सूर्य और बुध या तो लगभग 90% साथ में ही बैठे होते हैं, या तो एक घर आगे और पीछे बैठे होते हैं सूर्य और बुध। चाहे आप अपनी कुंडली देख लीजिए, चाहे किसी की भी कुंडली देख लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी मुझे ये बताइएगा कि अगर कभी आपको ऐसी कुंडली दिखे कि सूर्य कहीं बैठा हो और उससे 2 घर बाद बुध बैठा हो, या बुध पहले बैठा हो और 2 घर बाद सूर्य बैठा हो। शायद आपने कभी ऐसी कुंडली ना देखी होगी। आप हो तो मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब धनु लग्न की कुंडली लेने का मेरा तात्पर्य ये था कि आप जानते हैं कि इसमें सप्तमेश, जो सप्तम भाव पत्नी भाव का स्वामी होता है, वो बुध होता है। और भाग्येश कौन होता है? भाग्य भाव का स्वामी, जिससे भाग्य की उन्नत होनी है शादी के बाद, वो सूर्य होता है। और धनु लग्न की कुंडली में अक्सर ये दोनों ग्रह या तो साथ में बैठेंगे या तो एक घर आगे और पीछे बैठेंगे। तो जो भी धनु लग्न के लोग हैं, खास तौर से वो जरूर कान खोल के सुन लें कि वह अपनी कुंडली को जरूर देखें और देखें कि क्या सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, किसी भी भाव पर बैठे हों। निश्चित तौर पर आपकी पदोन्नत होगी, निश्चित तौर। तो मित्रों, आपको ये कुंडली दिखाने का केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था कि जिस भी कुंडली में सप्तमेश और नवमेश, 7वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी एक साथ बैठते हैं, तो शादी के बाद उनकी, क्योंकि 7वां घर शादी का होता है, 9वां घर भाग्योन्नत का होता है, तो ये दोनों एक साथ। तो मैं आपको धनु लग्न की कुंडली इसीलिए दिखाई कि धनु लग्न की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन अक्सर बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको इस कुंडली का उदाहरण दिया ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आगे के चार्ट में अन्य लग्नों का भी उदाहरण लूँगा, जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में भाग्योन्नत कैसे होगी शादी में और कब होगी। तो अन्य कुंडलियों को देख करके भी आप ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आपकी भाग्योन्नत शादी के बाद है या नहीं है। तो धनु लग्न की कुंडली से निश्चित तौर पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, इसी क्रम में अब हम ये मिथुन लग्न की कुंडली से विश्लेषित करेंगे कि वास्तव में प्रथम योग तो मैंने आपको बता दिया कि सप्तम और नवम का मिलन आपकी भाग्योन्नत का कारक है, और वह सबसे ज़्यादा धनु लग्न की कुंडली में घटित होता है। बाकी लग्नों में भी आप देख लीजिएगा, मेष, वृक, मिथुन और क्या होता है। मिथुन के बारे में मैं आपको इसमें बताए दे रहा हूँ। जो दूसरा रूल और दूसरी कॉन्सेप्ट मैं आपकी क्लियर करूँगा। देखिए, यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है, क्योंकि वहां पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और गुरु के साथ कौन बैठा है? शुक्र बैठा है मिथुन लग्न में, लग्न पर ही। तो आप ये मानिए कि मिथुन लग्न की कुंडली में आपके कुल मिलाकर शुक्र जो होते हैं वो योगकारी ग्रह माने जाते हैं। और पत्नी का विचार हम किससे करते हैं? शुक्र ग्रह से करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो गुरु के साथ हैं, वो चंद्रमा के साथ हैं, वो किसी शुभ ग्रह के साथ हैं, वो उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए, तो निश्चित तौर पर मानिए कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो पत्नी से आपकी भाग्योन्नत भी होगी और धन उपार्जन भी होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो दूसरा रूल आप बिल्कुल ये ध्यान दें कि कुल मिलाकर के अगर आपको देखना है कि शादी के बाद आपकी क्या स्थिति होगी या पत्नी आपकी कैसी होगी, तो आपको शुक्र ग्रह पर विचार जरूर करना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह ही ये बताएगा कि वास्तव में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, आपकी स्थिति सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो प्रथम चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, पंचम और सप्तम को देखना है। दूसरी चीज मैंने आपको इसमें शुक्र के बारे में समझाने की कोशिश की है। अब हम तीसरी चीज का भी एक विचार कर लेते हैं इसी कुंडली से। देखिए, इनके आय भाव का स्वामी कौन? क्योंकि वास्तव में जब हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो 7, 9 के बाद 11वें घर को भी हमें देखना पड़ेगा। और 11वें घर को, अब अगर आप 11वें घर से ये देखें कि 9वां घर कौन पड़ता है, तो 11वें घर से 9वां घर आपका यही घर पड़ेगा कुल मिलाकर जो शादी का घर है। तो 11वें घर से 9वां घर अर्थात वो इनकम का भाग्य भाव कहलाता है।
इनकम का भाग्य भाव कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत दूसरे उसमें समझाऊंगा, तब शायद आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगली भाग में जब मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको नवांश कुंडली को लेकर इसे समझाने की कोशिश करूंगा, तब बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर मैं नवांश कुंडली को लेकर और बाकी योग बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखने में दिक्कत आती है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं से पूर्ण विराम देता हूं। मित्रों, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।